हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था थी उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम साथ में देखेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस क्या था, कैसे सामाजिक व्यवस्था भिन्न थी उत्तर वैदिक काल में, आर्थिक व्यवस्था कैसे भिन्न थी। ये सभी हम व्यवस्था हम ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के रूप में हम क्या करेंगे, तुलना करके हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको चीज़ें इस तरीके से रिलेट कर पाएँ और अच्छी तरीके से याद रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक समरी दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, होता क्या है ऋग्वेद काल में, जैसे कि आप सभी को पता है ऋग्वैदिक काल में क्या था, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। और अब आप अगर हम बात करें फ्रेंड उत्तर वैदिक काल में, तो देखिए फ्रेंड, इसे उत्तर वैदिक काल ही क्यों कहा गया। देखिए फ्रेंड, कब कहा जाता है, देखिए इतिहास कैसे चेंज होता है, जब किसी महत्वपूर्ण कोई परिवर्तन होता है फ्रेंड, उसी के आधार पर हम इतिहास को अलग अलग करके बांटते हैं, फिर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर दिखा कि ऋग्वैदिक काल में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहे की खोज नहीं हुई थी, यानी कि ऋग्वैदिक काल में लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे फ्रेंड्स। अगर हम वहीं उत्तर वैदिक काल में देखें तो यहाँ पर क्या होने लगा, लोहे का आविष्कार हो गया और लोहे का प्रयोग होने लगा फ्रेंड्स। क्या होने लगा, लोहे का प्रयोग होने लगा, जिससे फ्रेंड्स हुआ क्या, कृषि क्या होने लगी, लोगों का मुख्य आधार बनी अर्थव्यवस्था का। और क्या हुई, कृषि स्थायी अर्थव्यवस्था का आधार बन गई। तो फ्रेंड, जब कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बन गई तो क्या है कि लोग बाहर कृषि की तरफ आकर्षित हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से पहले क्या था कि यहाँ पर जो थी अर्थव्यवस्था या मुद्रा का कैसे प्रचलित थी, तो फ्रेंड गायों के द्वारा, यानी गायों के लिए लड़ा जाता था, युद्ध गायों के लिए होते थे। और यहाँ तक है कि अगर किसी ने गाय का वध कर दिया या उसे बलिदान कर दिया उसका, तो फ्रेंड होता क्या था, उसे मृत्युदंड भी दिया जाता था। तो फ्रेंड, इसलिए गायों का यहाँ पर महत्व था। अब हुआ क्या, उत्तर वैदिक काल में कैसे हुआ, सामाजिक व्यवस्था बदली, आर्थिक व्यवस्था भी बदली, उसके आधार बदले। तो फ्रेंड देखिए, हम कैसे कह सकते हैं, देखिए कि अगर कोई भी एक महत्वपूर्ण अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो कैसे प्रभाव डालता है चीज़ों के ऊपर। तो इससे लोहे से फ्रेंड्स हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था भी परिवर्तित होती है। तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें बदली। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये समरी आपको ये बैठ गई होगी, आपका ये क्या बन गया, सबसे पहले ये आपका पृष्ठभूमि बन गई है। अब हम देखेंगे एक एक चीज़ों को। तो सबसे पहले हम सामाजिक अर्थव्यवस्था को देखते हैं फ्रेंड, ऋग्वैदिक काल में क्या थी। तो देखिए फ्रेंड, समाज जो था पितृसत्तात्मक था। और अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में भी क्या था, समाज पितृसत्तात्मक ही था। अगर हम बात करें फ्रेंड महिलाओं की, तो फ्रेंड समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने शुरू हो गई थी, यानी कि यही अब जब पितृसत्तात्मक कहीं पर समाज है तो फ्रेंड्स वहाँ पे महिलाओं की स्थिति में तो गिरावट आएगी। अब बात आती है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, कि समाज जो है सबसे महत्वपूर्ण तो यही है फ्रेंड्स, समाज जो था वो विभाजन था कर्म मूलक में, यानी कि जो जैसे कर्म करेगा उसी के आधार पर उसका विभाजन होता था। परंतु फ्रेंड्स देखिए, उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं हुआ। वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित हो गई थी फ्रेंड्स, जन्म पर आधारित हो गई थी। यानी अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का अगर कोई बेटा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो फ्रेंड ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण कहलाएगा। परंतु ऐसा ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में हमें कर्म के आधार पर समाज को विभाजित होते हुए दिखता है। अगर हम बात करें फ्रेंड पॉइंट नंबर 3 की, तो फ्रेंड देखिए, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, जाति प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और फ्रेंड उत्तर वैदिक काल में भी ऐसी कोई व्यवस्था थी तो नहीं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोई मामूली चेंज नहीं आया। अगर हम यहाँ पर देखें फ्रेंड, देखिए जीवन भर अविवाहित महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। तो फ्रेंड यहाँ पर एक तो आपको ये याद तो रखना ही है, परंतु इसे ये सोचना है कि जीवन भर अविवाहित महिला रह सकती थी, यानी कि उसे पूरी स्वतंत्रता थी कि वो विवाह करे या ना करे। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की उत्तर वैदिक काल में, तो परिवार तो पितृ प्रधान तो था ही, परंतु यहाँ पर संयुक्त परिवार की भी व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि अपने बड़ों का आदर करना अभी भी इस समाज में नहीं भूले थे लोग। तो फ्रेंड ये हमने सामाजिक व्यवस्था देख ली। अब देखेंगे हम आर्थिक व्यवस्था। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम आर्थिक व्यवस्था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।